नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक में विपक्ष बेदम नजर आ रहा है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार की सत्ता डगमगा रही है क्योंकि जेएमएम से चंपई सोरेन ने अपना नाता तोड़ लिया है। वहीं हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जेजेपी में विद्रोह तेज हो गया है और कई नेता जो हैं जेजेपी के वो बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं महाराष्ट्र में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर से भी विपक्ष के लिए बुरी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। इधर कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के सीएम सिद्धारमैया भी जमीन घोटाले में फंस चुके हैं। तो कैसे झारखंड से लेकर कर्नाटक तक विपक्ष है परेशान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चंपई सोरेन ने जिस तरह से नाता तोड़ा है जेएमएम के बाद, तो क्या वाकई में महागठबंधन की सरकार डगमगा रही है? देखिए, वहां पे अब सरकार के डगमगाने जाने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब तो इलेक्शन सामने आ गए। इसका इम्पैक्ट होगा आगे आने वाले 5 साल तक जो नई सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन को बहुत इस बात का घमंड था कि वो अपनी पार्टी में जिसको जिस हिसाब से नचाएंगे वो उस तरह से नाचेगा। हुआ नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये चंपई सोरेन ने बगावत कर दी। ये बगावत नहीं है, ये चंपई सोरेन का संघर्ष है। कोई व्यक्ति जीवन भर किसी पार्टी में अपनी सेवाएं देता है, उसको आप जब मन आएगा कुर्सी में बिठा दोगे, जब मन आएगा जिस तरह से चाय से मक्खी फेंका जाता है बाहर, उस तरह से बाहर फेंक दोगे, ऐसा तो चलेगा नहीं। क्या हुआ है? बहुत ही सिंपल कहानी है, बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। दो बाबूलाल ने खेल कर दिया है, बाबूलाल मरांडी ने और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ने। आपने एक तो बहुत बेइज्जत किया, वो उम्र में भी बड़े हैं, आपको हटाना ही था, कायदे से हटाते। आपने बड़े ही अनसेरेमोनियस तरीके से आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने। चुनाव का समय है, उनका जो असर है वो कोल्हान प्रमंडल के अंदर 14 सीटें हैं। उसमें पिछली बार 14 सीटों में 11 सीटें जेएमएम जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी और 1 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। यह है उस इलाके का महत्व। और ये कोल्हान का टाइगर ही आपको जो है छोड़ के जा रहा है, तो इम्पैक्ट तो होगा। इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये इम्पैक्ट की सबसे बड़ी वजह क्या हुआ कि क्यों अचानक से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया? वो इसलिए कि उन्होंने मांगा कि मेरे और मेरे बेटे के लिए एक सीट देने के लिए। हेमंत सोरेन ने कहा बस आप एक ही ले सकते हो, इस सरायकेला में जो आपका सीट है आप लड़ो या आपका बेटा लड़े, 2 सीट नहीं दे सकते। बस हो गया काम, हो गया काम। उनके सामने एक एग्जाम्पल है मांझी साहब का, बेटा भी खुद भी सब जो है अपनी अपनी जगह पे। अब आगे आने वाले समय में ये राज्यसभा आ जाएंगे, वो मंत्री बन जाएगा। इससे बढ़िया डील क्या मिलेगा? इससे बढ़िया डील क्या मिलेगा? तो ये कहानी है। और इसलिए हेमंत सोरेन आज इस गर्त में गए हैं, इस दलदल में फंसे हैं। इसके लिए चंपई सोरेन का कोई भी दोष नहीं है, ना बीजेपी का दोष है। ये आपने अपने लिए खुद गड्ढे खोदे थे। तो हेमंत सोरेन के लिए कई चुनौतियां तो हरियाणा में भी विपक्ष के लिए कई दिखाई दे रही है, लेकिन खासतौर से जेजेपी की अगर बात की जाए तो उनकी ही पार्टी जो अब तक सत्ता में रही, लेकिन अब उसमें बगावत और कई जो उसके नेता हैं पार्टी के वो बीजेपी के संपर्क में। देखिए, हरियाणा की स्थितियां बदल चुकी है और दुष्यंत चौटाला अब ये सोचने पर मजबूर होंगे कि वो अपनी पार्टी को बनाए रखना चाहते हैं या पार्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका कैरियर जो है वो लंबा है। अभी यंग लीडर हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपने परिवार से ही अलग होकर उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पार्टी बनाई उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कैसा था,
उनका परफॉर्मेंस बेहतर तभी हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने सीट के मसले पर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लिया। हो सकता है सीट न मिलने के कारण परेशानी थी तो एक दो सीटों पर आप चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन इन्होंने सरकार से ही समर्थन वापस ले लिया, तो उसी समय 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन कर दिया। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उन सीटों पर जहां से वो चुनाव लड़कर जीते थे, जेजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी वो थी, तो ऐसे में टिकट तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए से समस्या है नहीं कि वो अपने पिछले उम्मीदवार से इनका कोई टकराव होगा, क्योंकि भाजपा का कोई उम्मीदवार वहां पर था नहीं। तो इसलिए जो जीते हुए कैंडिडेट हैं जेजेपी के, उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम जीत कर आए थे, अगर जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करेगी, यानी हो सकता है कांग्रेस से गठबंधन करने को सोचे, तो भी हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इससे बेहतर है कि भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़े। इसलिए जेजेपी के अंदर विद्रोह चल रहा है। अभी तो 10 में से 5 विधायक उनके चले गए हैं, अभी 2-3 और जाने वाले हैं। इसका मतलब है कि दबाव दुष्यंत चौटाला के ऊपर है कि आप अभी भी ये मान लो कि 10-12 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करो, नहीं तो अगर अकेले चुनाव लड़ोगे तो 0 सीटें मिलेगी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति जिस तरीके से हर रोज बदल रही है, जैसे जितने परिवार हैं हरियाणा में, अब हुड्डा परिवार का वर्चस्व कांग्रेस के अंदर कलह मचा हुआ है। कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, एक और किरण चौधरी थी भजनलाल परिवार की, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। अब इधर चौटाला परिवार में आपस में ही लड़ रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई पहले से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि दुष्यंत चौटाला के लिए एक ही विकल्प बचा है कि वो किसी तरीके से मना ले भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करने के लिए, नहीं तो इस बार वो 0 पर आउट होंगे, उसी तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ। तो ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी अंतरकलह या कहें कि विरोध जो है वो ज्यादा तेज हो गया। कांग्रेस में ही यहाँ पर एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जिशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल। देखिए, जिशान सिद्दीकी से तो बड़ी बात मुझे लग रहा है कि ये उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या मुंह दिखाएगी। पुणे में तलब किया गया है राहुल गांधी को, सावरकर का केस है, टीवी वाले तो पूछेंगे ही कि जो बयान दिए थे उस पर कायम हो या नहीं कायम हो। माहौल एकदम मुंह के ऊपर चुनाव है। अब उद्धव ठाकरे और ये संजय राउत 3-4 दिन गायब हो जाएंगे मीडिया से, कारण राहुल गांधी तो उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, माफी मांगेंगे नहीं और बयानबाजी होगी भी। एक मुद्दा जो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा दिक्कत वाला था कि जब जब सावरकर के ऊपर राहुल गांधी को बयान आता था, तो जिस समय ये मुख्यमंत्री भी थे तब भी ये बड़े नर्वस हो जाते थे और बार बार प्लीड करते थे कांग्रेस पार्टी से कि प्लीज इस तरह का बयान, सावरकर जो है हमारे लिए पूजनीय है ना, देवतुल्य है, उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी आप करेंगे तो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले एक पुस्तिका निकाले थे कि नाथूराम गोडसे और सावरकर, वीर सावरकर, इन दोनों के बीच जो है होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था। ये कांग्रेस पार्टी ने गंद फैलाया है महापुरुषों के बारे में। लोग पता नहीं क्यों कांग्रेस के इन काले कारनामों को भूल जाते हैं, लेकिन जो मुद्दा दबा हुआ था वो पुणे की सुनवाई के दौरान ये फिर से जागृत हो जाएगा। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? एक तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, 150 का डिमांड किया जा रहा है, अकेले 288 में 150 की सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। ये लोग कटोरा लेकर के कहाँ कहाँ क्या करेंगे। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा एमवीए में। महाराष्ट्र में विपक्ष परेशानियां तो जम्मू कश्मीर में भी विपक्ष के लिए खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी जिस तरह मजबूती से अपना दावा कर रही है जीत का और जो रणनीति बना रही है उसमें बड़ी कामयाबी, क्योंकि कई नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। देखिए, जिस तरीके से 2019 के बाद वहां पर राजनीति बदली है,
ये पीडीपी और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों को लगने लगा है कि सत्ता अब हम वहां पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते। इन लोगों ने गुपकार गठबंधन भी बनाया, लेकिन फिर भी आपस में लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी जम्मू के रीजन से धीरे धीरे बढ़ता हुआ पहाड़ पर यानी घाटी के क्षेत्र में अपना आधार बढ़ाता रहा। अभी जो चुनाव के समय में अभी चुनाव का घोषणा हुआ और उसके बाद एक एक करके नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसमें से जुल्फिकार अली अभी शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर अपना दल के ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे पहले पीडीपी में भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, 2 बार विधायक रहे। अब वो वहां के गुज्जर नेता हैं। माना जाता है कि पीर पंजाल रीजन में जो भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जरों को एसटी का दर्जा दिया, उससे वहां के गुज्जर कम्युनिटी जो लगभग 41% के आसपास है और वहां पर ज्यादातर मुसलमान ही हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को लगा कि अपनी पार्टी हो या फिर एनसी हो, पीडीपी हो, हम किसी भी पार्टी में जाएंगे तो यहां के स्थानीय लोग हमें वोट नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना होगा। पहले से पहाड़ी कम्युनिटी को लोग, बकरवाल कम्युनिटी के लोग, ये सारे एसटी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो इन लोगों के बीच आपस में थोड़े समय के लिए टकराव हुआ था, लेकिन अमित शाह ने क्या किया, उन्होंने इन लोगों की बैठकें बुलाई और बाइफर्केशन किया रिजर्वेशन का, एसटी का जो मिला हुआ था। एसटी की सीटें रिजर्व हुई जम्मू कश्मीर में। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही लोकसभा चुनाव में देखे तो जम्मू के रीजन में 29 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले चुकी है। अब घाटी के क्षेत्र में जो प्रसार हो रहा है, इसका मतलब है कि 40 से 45 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के पास आती है तो ये सरकार बनाएगी। गुलाम नबी आजाद साथ में है, दूसरे और पार्टियां हैं जो एनसी और पीडीपी के साथ नहीं है, वो किसी के साथ जा सकती है। कांग्रेस तो ऐसे ही वहां पर खत्म होती जा रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव का इंतजार कीजिए, चुनाव आते आते कई और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चलिए, और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में अपनी जीत का दावा कर रहा विपक्ष अब बैकफुट पर है, क्योंकि चुनावों से पहले ही विपक्ष के अपने ही उसे छोड़ रहे हैं, जिससे साफ है कि विपक्ष पूरी तरह से बेबस और बेदम हो चुका है। 24 का रन में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।